मैं रितेश कुमार क्लास 6 के इतिहास को मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ सीटेट के नज़र से। मैं जो होती है 11 चैप्टर, मैं 11 चैप्टर को बता दिया हूँ। अब मैं क्लास 6 के जोग्राफ़ी की मैं बात करूँगा। तो मैं अब आगे शुरू करता हूँ। तो पहले चैप्टर का नाम क्या है क्लास 6 में? इसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। तो इसमें आप देखोगे कि दो शब्द आप देख रहे हो। इसमें पहला शब्द आप देखे होगे, ये देखो आप, सौरमंडल, और दूसरी पृथ्वी। तो आपको किसके बारे में जाननी है? पहली तो आप देख लोगे कि सौरमंडल के बारे में आपको जानना है, और दूसरा, पहला ये सौरमंडल और दूसरा आपको पृथ्वी के बारे में जानना है। तो आप पूरे चैप्टर को देखने से ये ध्यान में रखना कि मुझे जो भी जाननी है वो सौरमंडल को और पृथ्वी को जाननी है। तो आगे चलते हैं। स्टोरी टाइपिंग है, ये पूरी ज्योग्राफी जो दी हुई है वो स्टोरी टाइप है को रिलेट करने के लिए। तो ये हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ वो उस पर फोकस करनी है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप देखें आगे। इसमें अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखो, इसमें ऐसे मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है, ये मैं पेन ले लिया, हाँ, यहाँ पे ये पहले ब्लू वाली आप ये देख लो, यहाँ पे ये पूर्णिमा की बात हो रही है और ये अमावस्या की बात हो रही है। तो आप पहले पूर्णिमा समझो। आप जो हो, एक जो ऐसे चंद्र होती है, ये देखोगे, ये ऐसे चंद्र होती है, एक ऐसे वाली, और एक चंद्र पूरे दिखाई देती है। तो ये जो पूरे दिखाई देगी चंद्र, ये वाली, वो महीने में एक दिन दिखाई देती है, एक महीने में एक बार दिखाई देती है, कभी भी में नहीं, एक महीने में एक बार ये वाली चंद्र दिखाई देती है, महीने में एक बार। अब ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्ण चंद्र जो है वो महीने में एक बार दिखाई देती है, और यह कब दिखाई देती है? तो ये पूर्णिमा को। तो आप देखोगे कि जब भी पूर्ण चंद्र दिखाई देगा तो आप समझोगे कि पूर्णिमा है, ठीक है। अब कहते हैं कि 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं, 15 दिन के बाद आप चंद्रमा को नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। 15 दिन के बाद जो होती है वो चंद्रमा छुप जाती है और उसे अमावस्या कहते हैं। ये देख लो आप। तो इतना पूर्णिमा और चंद्रमा आप समझे। इससे ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, जो प्रश्न पूछे जाएंगे मैं आपको खुद बताऊंगा। के बारे में देखेंगे तो ये है आपकी खगोलीय पिंड, आप देख रहे हैं। इस खगोलीय पिंड में क्या क्या चीज़ें आती है उसको मैं बताता हूँ। देखिए, ये खगोलीय पिंड ऐसे मैं लिख दिया। खगोलीय पिंड में आ जाएंगे सूर्य। अब आप ये पूछोगे कि खगोलीय पिंड होते क्या हैं? तो खगोलीय पिंड वे होते हैं जो गैस और चट्टानों से बने होते हैं। खगोलीय पिंड किससे बने होते हैं? गैस और चट्टानों से बने होते हैं। और कुछ खगोलीय पिंडों के पास क्या है? अपनी प्रकाश और ऊष्मा भी है। रहा था आपसे कि ये खगोलीय पिंड है। अब आपके मन में ये सवाल आएगी कि खगोलीय पिंड क्या है। सबसे पहली बात तो आपको यही समझ में आएगी। तो खगोलीय पिंड किसके बने होते हैं? चट्टान, ये च है, चट्टान प्लस गैस प्लस चट्टान गैस के बने होते हैं ये खगोलीय पिंड। और कुछ खगोलीय पिंड में क्या होती है? जब गैस है तो ऊष्मा भी हो सकती है, ऊष्मा, और जब ऊष्मा गैस है तो प्रकाश भी होगी। तो कुछ खगोलीय पिंड के पास, कुछ के पास ऊष्मा और प्रकाश होती है, लेकिन बने किससे होते हैं? चट्टान और गैस से बने होते हैं खगोलीय पिंड। ये आपने हो गए निर्भर। अब आप देखिए कि खगोलीय पिंड में आते क्या हैं। देखिए, खगोलीय पिंड में अब आपको मिलेंगे, ये मैं यहाँ पे कर दिया खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड में आपको सूर्य आएंगे, सूर्य यहाँ पे लिखा हुआ भी है। खगोलीय पिंड में सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है। तो जिनके पास ऊष्मा और प्रकाश है वो चमकेंगे। तो रात में जितनी भी वस्तुएं चमकती हैं, चाहे सूर्य हो चाहे चंद्रमा हो, और वे सूर्य और चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं, तो खगोलीय पिंड में आप समझ लें जो भी चमकेगा
वो रात में वो खगोलीय पिंड कहलाएगी। इस खगोलीय पिंड से परिभाषा आती है। सीटेट में खगोलीय पिंड के से परिभाषा पूछे जाते हैं, तो आप ये इम्पोर्टेंट रखें, ये भी आई है। अब आपसे मैं बताया था कि ये खगोलीय पिंड जो हैं, ये वाली खगोलीय पिंड वो बड़े आकार तथा गर्म होते हैं। मैं बताया था ये खगोलीय पिंड गैस के भी बने होते हैं, ये भी में, और उष्मा एवं प्रकाश होती है। अब आप देखेंगे कि कुछ खगोलीय पिंड यानी कि जिससे वे बहुत मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, और सूर्य भी एक तारा है। अब आप तारा पे फोकस करें। मैं खगोलीय पिंड बताया, अब आप यहाँ पे तारा पे फोकस करें। ये जो तारा है आप देखें, तारा में क्या होती है, अपनी प्रकाश, तारा के पास ये पूछा जाता है, तारा के पास अपनी प्रकाश और क्या होती है, उष्मा। ठीक है, तो जब प्रकाश और उष्मा है तो ये चमकेंगे, तारा तो चमकेंगे। ठीक है, तारा के पास चमक होगी, जब अपनी और प्रकाश और उष्मा है तो चमक होगी। तो आप सूर्य को देखो, सूर्य क्या करता है, चमकता है। चमकते तो सबको ही देखे होंगे। जब सूर्य चमकता है तो इसका मतलब है कि सूर्य के पास भी प्रकाश और उष्मा है। तो आप इतना समझ गए कि तारा के पास अपनी प्रकाश और उष्मा होती है। और ये भी कैसी बनी हुई है, तारा भी किससे बना हुआ है, जब ये खगोलीय पिंड है, जब सूर्य तारा हो गया, आप समझो। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये तारा में किसकी है, प्रकाश और उष्मा। प्रकाश उष्मा आप समझे, ये वाली प्रकाश उष्मा है, और तारा कौन है, सूर्य। और सूर्य क्या है, सूर्य भी खगोलीय पिंड है। तो खगोलीय पिंड किससे बनी हुई है, आप देखो, गैस और क्या कहते हैं, गैस से बनी हुई है और चट्टान से। खगोलीय पिंड किससे बनी हुई है, गैस और चट्टान से। तो आप इतना समझे कि सूर्य भी एक तारा है, और तारा जो चमकती है, और तारा का परिभाषा आपने ये देखा कि जिनके पास प्रकाश और उष्मा होती है उसे तारा कहते हैं। तो आगे देखें, ये खगोलीय पिंड और तारा से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या आ रहा होगा कि जब सूर्य के पास प्रकाश और उष्मा दोनों हैं, ठीक है, प्रकाश और उष्मा दोनों है, ठीक है, तो फिर हम उनकी उष्मा और प्रकाश को तो महसूस करते हैं, ठीक है, ये तारा है तो महसूस करते हैं, निश्चित है। लेकिन जो रात में नज़र आते हैं ये सारे चीज़, ये इनकी प्रकाश और उष्मा को हम क्यों नहीं महसूस करते हैं, तो ये बहुत दूर है, हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है, जिसके कारण हम प्रकाश और उष्मा को महसूस नहीं करते हैं। ठीक है, तो इतना आप देखें कि मैं तारा को बताया, प्रत्येक तारा के पास प्रकाश और उष्मा अपनी होती है। जैसे मैं एक आपको उदाहरण देखिए, सीटेट एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। तो इसी टाइप में तारा भी छोटा दिखाई देता है। यहाँ पे मैं ये हाईलाइट किया हूँ येलो से, ये नक्षत्र मंडल को आप देखें, ये नहीं ढक गया ना, ये नक्षत्र मंडल, ये आपकी नक्षत्र मंडल हो गई। तो अब आप नक्षत्र मंडल किसे कहेंगे, तो विभिन्न तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। इसका मतलब आप समझें, ये देखिए मैं कुछ तारा बनाता हूँ, ये तारा है 2, ये 3, ये 5, ये ऐसे मैं तारा सॉरी बनाने में गड़बड़ा जा रहा हूँ। ये सब तारे हैं। तो इस तारा के द्वारा जो ये आकृति बनी हुई है, ये पूरे तारा के द्वारा जो आकृति बनी हुई है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, नक्षत्र मंडल। इसे क्या कहेंगे हम लोग, ये तारा के द्वारा, तारों के समूह के द्वारा जो आकृति बनी हुई है उसे हम लोग नक्षत्र मंडल कहेंगे। तो इतना आप समझे कि नक्षत्र मंडल किसे कहेंगे। अब आप देखेंगे कि नक्षत्र मंडल भी बहुत तरह के होते हैं। तो मैं 1-2 नक्षत्र मंडल जो इसमें दिए हुए हैं मैं उनको दिखाता हूँ। ये देखिए 2 नक्षत्र मंडल यहाँ पे दिए हुए हैं, अर्सा मेजर या बिग बियर। आप देखेंगे इस प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है, सॉरी 2 नहीं 1 है। अर्सा मेजर भी इसका नाम है और बिग बियर भी इसका ही नाम है नक्षत्र मंडल का। अब आप देखोगे ये दोनों ये नक्षत्र मंडल हैं जो बहुत आसानी से निकाले जाते हैं।
तो इस नक्षत्र मंडल का एक है सप्तऋषि। सप्तऋषि, सप्तऋषि मतलब 7 तारों का समूह। अब ये किसका है? अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल का ही एक भाग है। आपसे नक्षत्र मंडल की चर्चा जैसे ही सीटेट में प्रश्न पूछेंगे, आप अर्सा मेजर या बिग बियर से ही करना, क्योंकि आपको अभी तक नक्षत्र मंडल एक ही पता है, अर्सा मेजर या बिग बियर। और सप्तऋषि किसकी भाग है? तो आप अपने माइंड में बैठा लो कि सप्तऋषि भी अर्सा मेजर का ही भाग है। और सप्तऋषि में कितने तारे हैं? तो 7 तारे हैं। इतना आप समझे। और ये किसका सप्तऋषि भाग है? अर्सा मेजर का भाग है। अब आपको चित्र 1.1 में दिखाने के लिए कहा है, और चित्र 1.1 यहाँ है, आप देख सकते हो, सप्तऋषि एवं ध्रुव तारा। ठीक है, आगे मैं आपको ये पहले दिखा दूं, उसके बाद मैं ये फिगर दिखाता हूँ कि उत्तर तारा उत्तर दिशा को बताती है, इसे ध्रुव तारा। अब आप ध्रुव तारा किसे कहेंगे? तो जो ध्रुव तारा किधर होती है या किसे कहेंगे? तो ध्रुव तारा हमेशा किस दिशा में होगी? उत्तर दिशा में। वो देखिए पॉइंट देता हूँ, ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में होगी, आसमान में। ठीक है, तो अब आपको मैं 1.1 जो चित्र है उसे मैं दिखाता हूँ। ये देखिए 1.1 चित्र, ये जो है ये ध्रुव तारा यहाँ पे देख रहे हैं, ये किधर है? उत्तर की दिशा में है। और इधर देखें, ये उत्तर दिशा इधर संकेत कर रहा है। ऊपर देखिए ध्रुव तारा हमेशा उत्तर की ओर होगी और ये उत्तर दिशा का संकेत करता है। अब आप इसमें देखेंगे कि सप्तऋषि, तो सप्तऋषि आप देखें कहाँ है? देखें 1 2 3 4 5 6 7, ये हुआ। ये वाली जो तीनों जा रही है ये ध्रुव तारा, आप देखें ये वाली लाइनिंग मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से ये ध्रुव तारा है, ये देखिए यहाँ पे है ना ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में रहते हैं। के बारे में बताया, खगोलीय पिंड के बारे में बताया, तारा के बारे में बताया। अब आप देखेंगे ग्रह। यहाँ पे मैं सीधा आपको ग्रह पे हाईलाइट करता हूँ। ये ग्रह को आप देखें तो ग्रह और तारा दोनों में डिफरेंट बहुत कॉमन है। आप ग्रह को अगर देखेंगे तो मैं यहाँ लिखता हूँ, ग्रह में अगर आप देखें तो ग्रह के पास प्रकाश प्लस ऊष्मा, ये आप सीधा ये समझें, ये दोनों नहीं होती है। ग्रह के पास प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, लेकिन तारा के पास ये दोनों होती है। तो आप तारा से परिभाषा क्या रखें कि तारा में प्रकाश और ऊष्मा होती है और ग्रह में प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। तो आप ग्रह और तारा समझें। और ये दोनों ही वही चट्टानें और गैसों का बना होता है। तो आगे आप देखेंगे कि ग्रह शब्द बना है कैसे। तो आप ग्रह को पहले देख लें, यहाँ पे मैं फिर ये पेन लेता हूँ। तो ग्रह शब्द, अब आप पता कर लिए ग्रह की परिभाषा, लेकिन ग्रह को ग्रह ही कैसे कहें इस बात को समझें। जैसे आप देखे होंगे कि भारत का नाम कैसे पड़ा भारत, इंडिया, हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा, सिंधु नदी का नाम सिंधु ही कैसे पड़ा। तो उसी टाइप में आप ग्रह को देखें। ग्रह जो है जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहा जाता है, ठीक है, ये आप भी जानते हैं। और प्लेनेट कैसे कहा गया? तो ग्रीक भाषा के एक शब्द है प्लेनेटाइन, और प्लेनेटाइन से क्या बना है? प्लेनेट, जिसका अर्थ क्या होता है? परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। तो आप चारों ओर घूमने वाला, तो ग्रह शब्द जैसे ही आपके दिमाग में आए तो आप इतना समझना प्लेनेटाइन। और ग्रह का अर्थ क्या होता है? चारों ओर घूमने वाला। आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं, चारों ओर घूमने वाला, ग्रह का अर्थ क्या होता है? ग्रह शब्द का चारों ओर घूमने वाला। और ये कौन सी शब्द से बना है? ग्रीक शब्द से, ग्रीक भाषा के शब्द से। तो आप समझे कि ग्रह का अर्थ क्या होता है? चारों ओर घूमने वाला। इतना आप समझ लिए। अब आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखें, इसमें कुछ रोचक तथ्य, ये याद करने वाले तथ्य होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं बॉक्स वाले से ज्योग्राफी में। तो ये आप देखोगे कि
बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। आपको दिखाई दे रहा है बृहस्पति, शनि, यहाँ पे आप देखें बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं और छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बने होती हैं। इतना आप समझे। ये छल्ले किसके किसके हैं? 3 ग्रह के पास छल्ले हैं, बृहस्पति, शनि और यूरेनस। ये 3 हैं, इन तीनों के पास छल्ले हैं। ये आपको VVI है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे इतना। अब आप देखोगे कि पृथ्वी, हम जिस पे निवास करते हैं, हम जिस पे रहते हैं, वो क्या है? पृथ्वी है, ठीक है। अब संपूर्ण पृथ्वी का प्रकाश और उष्मा, अब आप सोचो इस पृथ्वी के बारे में, मैं आपको सोचवाता हूँ। इस पृथ्वी को मैं अंडरलाइन करता हूँ, ये पृथ्वी है। अब आप देखो कि इस पृथ्वी के बारे में, क्या जिस पे हम रहते हैं पृथ्वी पे, उसके पास अपना प्रकाश और उष्मा है? कोई आप बताएं, क्या पृथ्वी के पास अपना प्रकाश और उष्मा है? तो नहीं है। तो नहीं है तो ये किस में चला जाएगा? ये चला जाएगा यहाँ ग्रह में, यानी कि ग्रह हो गया। तो पृथ्वी क्या है? ग्रह है। और ग्रह मतलब क्या होता है? ग्रह का अर्थ अभी आप समझें, ग्रह का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे देखें, ग्रह का अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाला। तो पृथ्वी क्या हो रही है? आप पृथ्वी क्या समझोगे? पृथ्वी जो है वो चारों ओर घूम रही है। तो इतना आप समझें, पृथ्वी क्या कर रही है? चारों ओर घूम रही है। और जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है, अब पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन है? सूर्य। आपको याद रखना होगा। अब इस सूर्य को देखें, तो ये जो सबसे नज़दीक जो तारा है सूर्य, क्या सूर्य के पास प्रकाश और उष्मा है? ये प्रकाश और उष्मा है? हाँ, दोनों है सूर्य के पास। तो सूर्य क्या हो गए? तारा। तो आप ग्रह और तारा समझे। पृथ्वी क्या है? ग्रह। पृथ्वी के पास अपनी प्रकाश उष्मा नहीं है, लेकिन सूर्य के पास अपनी प्रकाश उष्मा है। अब आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक शब्द आप पकड़ेंगे, चंद्रमा। आप देखें तो चंद्रमा आप देख रहे हैं कि पृथ्वी को बहुत अद्भुत दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत दिखाई देती है। अब आप देखेंगे चंद्रमा, चंद्रमा के पास क्या अपनी प्रकाश और उष्मा है? आप बताएं, प्रकाश और उष्मा है चंद्रमा के पास? तो आप क्या कहेंगे कि नहीं है। तो इसे हम क्या कहेंगे? ग्रह। आपके अनुसार तो अभी जो मैं आपको बताया उसके अनुसार ये ग्रह की श्रेणी में आता है। हाँ बिल्कुल, ये ग्रह की श्रेणी में आता है। तो जब ग्रह की श्रेणी में आ रहा है तो ये क्या करेगा? चारों ओर घूमेगा। इसका अर्थ क्या होता है? ग्रह का अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाला। तो ये बिल्कुल ग्रह की श्रेणी में आएगा। लेकिन ग्रह की श्रेणी में भी एक उपग्रह होते हैं। ग्रह के भी एक भाग है क्या? ग्रह का भी एक भाग है क्या? उपग्रह। उपग्रह, ये उपग्रह एक भाग है। तो चंद्रमा क्या हो गई? एक उपग्रह है। इसके पास प्रकाश और उष्मा नहीं है, लेकिन इसके पास ग्रह की श्रेणी में ही है चंद्रमा, लेकिन एक उपग्रह है। अब ये उपग्रह किसकी है? ये उपग्रह किसकी है? ये उपग्रह, यहाँ पे मैं आपको पृथ्वी ऐसे अंडरलाइन करता हूँ, ये उपग्रह पृथ्वी की है। तो चंद्रमा भी घूम रहा है, लेकिन ये घूमता है किसके चक्कर लगाता है? तो ये उपग्रह है जो चंद्रमा, वो पृथ्वी की चक्कर लगाता है। और जो ग्रह हैं वो किसकी चक्कर लगाएगा? सूर्य की चक्कर लगाएगा। तो अब आप इतना समझें। अब आप देखिए, पूरा डिफाइन मैं करता हूँ फिर से। ये ग्रह जो शब्द हैं, यहाँ पे मैं लेता हूँ, ये जो ग्रह शब्द हैं, पेन चेंज करता हूँ, उसमें पता नहीं चल रहा है। ये वाले, ये ग्रह शब्द हैं, ठीक है। ये ग्रह शब्द हैं। तो ये जो ग्रह में जितने भी ग्रह आएंगे, ग्रह जो आएंगे वो किसके चक्कर लगाएंगे? कोई भी किसी भी चीज़ को घूमने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, घूमने की ऊर्जा की ज़रूरत है। ये तो आप समझ रहे हैं। किसी भी चीज़ को घूमने के लिए किसकी ज़रूरत है? ऊर्जा की। तो
ऊर्जा कहाँ से मिलेगी ग्रह को? ग्रह के पास तो अब अभी आप जाने कि ग्रह के पास प्रकाश और ऊष्मा नहीं है, तो ये घूम नहीं सकता है। इसे भोजन चाहिए घूमने के लिए। जब भोजन चाहिए तो इसे भोजन कहाँ से मिलेगा? ग्रह का भोजन कहाँ से मिलेगा? तारा से, क्योंकि तारा के पास प्रकाश और ऊष्मा दोनों हैं। तो ये किसका चक्कर लगाएगा ग्रह? ग्रह जो चक्कर लगाएगा वो तारा का ऐसे ऐसे स्पाइरल में घूमता है। जैसे आपकी कॉपी स्पाइरल होती है, बाइंडिंग वाली कॉपी आपकी कैसी होती है? स्पाइरल। तो स्पाइरल में ऐसे ऐसे ग्रह कैसे कैसे तारा का चक्कर लगाएगा? स्पाइरल। अब सबसे ज़्यादा चमकीला और प्रकाश वाला तारा कौन है? जो तारा बरियार रहेगा उसी के आसपास ना भोजन के लिए घूमेगा, और जो खुद कमज़ोर है और सबसे दूर है उसके पास वो घूमेगा नहीं जाएगा। तो जो तारा बरियार रहेगा और जो सबसे नज़दीक रहेगा उसी के पास ना ग्रह घूमेगा, भोजन मांगेगा, उसी से ना भोजन मांगेगा। अब देखें, जो ग्रह है इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जो तारा है, ये तारा सबसे नज़दीक तारा कौन है? सूर्य। ये वाली देखें, सबसे नज़दीक ये सूर्य है। तो ये जो ग्रह है, तो ग्रह क्या करेगा? भोजन के लिए सबसे नज़दीक ढूंढेगा। कोई भी व्यक्ति भोजन के लिए सबसे नज़दीक ही जाता है, अपने नज़दीकी केंद्र में ही जाएगा ना। तो ये भोजन के लिए कहाँ आया है? सूर्य के पास। अब सूर्य के पास भोजन के लिए जैसे आप मान लो कोई भी भिखारी आपके द्वार पे आएगा तो भोजन के लिए जगह जगह दर दर भटकता है, लेकिन ग्रह के भटकने की जो स्थिति है ये कैसे चलता है? ग्रह जो है वो कैसे भटकेगा? ऐसे भटकता है, स्पाइरल। सूर्य के चारों ओर ऐसे ग्रह भटकता है। तो आप समझें कि ग्रह जो है वो सूर्य की चक्कर लगाती है, और सूर्य क्या है? तारा। अब आप देखेंगे कि उपग्रह चंद्रमा, यहाँ पे मैं आपको चंद्रमा लगाता हूँ। अब आप देखेंगे कि उपग्रह जब इसके नज़दीक जो तारा के नज़दीक जो ग्रह है, तो ग्रह अभी आपको मैं क्या बताया? पृथ्वी। एक ही ग्रह अभी तक मैं आपको बताया हूँ, ये पृथ्वी। तो पृथ्वी पे भी प्रकाश और ऊष्मा आ रही है रिफ्लेक्ट होके। ये प्रकाश और ऊष्मा, ये प्रकाश ऊष्मा आप समझना, प्रकाश और ऊष्मा पृथ्वी पे भी आ रही है। अब देखिए, चंद्रमा के पास भी प्रकाश और ऊष्मा नहीं है, और इसके सबसे नज़दीक कौन है? चंद्रमा के। चंद्रमा के सबसे नज़दीक कौन है? पृथ्वी। तो जो पृथ्वी के पास प्रकाश और ऊष्मा आ रही है, उसमें भी चंद्रमा क्या कह रहा है कि कुछ मुझे भी खाने के लिए दो। चंद्रमा क्या कह रहा है कि मुझे भी कुछ खाने के लिए दो। तो चंद्रमा भी घूमेगा, किसके पीछे घूमेगा? पृथ्वी के पीछे घूमेगा। ऐसे स्पाइरल जो भी घूमेगा वो इस टाइप में घूमेगा, लट्टू के जैसा। जैसे लट्टू घूमता है वैसे ही ग्रह और उपग्रह घूमते हैं। तो चंद्रमा किसके पीछे घूम रहा है? पृथ्वी के पीछे। और पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है। तो आप इतना समझे कि ग्रह जो घूमती है वो तारा के पीछे घूमती है, और उपग्रह जो घूमती है वो ग्रह के पीछे घूमती है। तो आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे सूर्य है, ये सूर्य क्या है? आप देखिएगा ध्यान से, सूर्य क्या है? फिगर से देखिए, सूर्य क्या है? तारा है। और सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है? बुध है। तो ये किसके नीचे घूम रहा है? आप देखें, ये सूर्य के पीछे ग्रह घूम रहा है, शुक्र घूम रहा है, ये सूर्य के आगे ऐसे देखते रहें। ये पृथ्वी घूम रहा है ऐसे, सूर्य के पीछे बीच में ही तो घूम रहा है। और ये क्या घूम रहा है? मंगल ऐसे घूम रहा। तो इतना आप देख लिए। अब आगे चलें। तो मैं आपको चंद्रमा को बताया था कि चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। अब ये जो है ये किसकी चक्कर लगाती है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाती है? किसकी? पृथ्वी की। तो मैं आपको बताया, आप याद रखें, जो भी उपग्रह होगी वो ग्रह की चक्कर लगाइए। कौन सी ग्रह की? सबसे नज़दीक के ग्रह की। अब आप यहाँ तक समझे। अब आपको बताते हैं ये वाली जो चीज़ें मैं आपको बताया था, ये वाली ऐसे आप बड़ा करता हूँ। ये वाली चीज़ें जो मैं आपको बताया था कि ये VVI होती है, इम्पॉर्टेंट होती है। मैं पहले पेन चेंज करूँगा। ये तो इसमें आप देखोगे सौर मंडल को आप फोकस करो कि सौर मंडल को सौर मंडल क्यों कहते हैं। ठीक है, ये सौर मंडल को सौर मंडल ही क्यों कहते हैं। जैसे आप ग्रह को ग्रह ही क्यों कहते हो?
कोई और शब्द क्यों नहीं कहते। वैसे ही मैं आपको बताता हूँ कि सौरमंडल को सौरमंडल ही क्यों कहते हैं। तो आप देखो, पौराणिक एक रोमन कहानी है। रोमन कहानी में सूर्य देवता को, ये सूर्य देवता हैं, उन्हें सोल कहा जाता है। सूर्य देवता को क्या कहा जाता है? सोल। और सौर का अर्थ है सूर्य से संबंधित। तो सूर्य से सोल बना सूर्य से, और सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के पूरे परिवार को सौरमंडल और सौरमंडल कहा जाता है। और सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें। अब आप इस सौरमंडल के बारे में जानें तो आप यहाँ पे देखें कि ये जो सौरमंडल है, सौरमंडल में क्या क्या आते हैं। तो सौरमंडल में सूर्य, सूर्य क्या है? अभी आपको मैं बताया कि सूर्य क्या है? तारा। मैं बताया था आपको। तो सौरमंडल में तारा आ गए। 8 ग्रह। ग्रह कितने होते हैं? 8 होते हैं। अभी मैं वो भी बताऊंगा 8 ग्रह कौन कौन है। अब आपको मैं एक उपग्रह की भी चर्चा की थी। उपग्रह, ये मैं चर्चा किया था चंद्रमा की, ये यहाँ पे है। चंद्रमा की मैं चर्चा किया था, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड। अब अन्य खगोलीय पिंड में क्या आएंगे? इसमें क्षुद्र ग्रह आएंगे। अब ये क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड ये हैं। और सौर परिवार का मुखिया, अब इतने चीज आएंगे सौरमंडल में। अब सौर परिवार का मुखिया कौन होगा? सूर्य। अब आप इस सूर्य को मुखिया क्यों मानेंगे? सूर्य को ही सौरमंडल का मुखिया क्यों माना गया? तो आप देखेंगे, अपने आप घर से एक उदाहरण लेके चलें। इस घर से सूर्य को मुखिया ही क्यों माने? तो आप अपने घर से उदाहरण लें। घर से एक उदाहरण ले लें कि हम सूर्य को ही मुखिया क्यों कहेंगे, हम पृथ्वी को क्यों नहीं कह रहे हैं। तो देखें आप, आपके घर में जो मुखिया होंगे, मुखिया मतलब मालिक, आपके घर में जो मालिक होंगे, ये मालिक, आपके घर में जो मालिक हैं, उनके इर्द गिर्द ही, उनसे ही पूछ के सारे लोग सब काम करते हैं। तो आप उसे मालिक क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सबको भोजन, खाना, पानी सब देता है। आप देख रहे हैं, सब कुछ व्यवस्थित करके देगा। कपड़ा लत्ता, भोजन, पानी, जो भी होती है। चाट खाने का मन है तो आप अपने मुखिया, घर के मुखिया से मांग लेंगे कि चाट के लिए मुझे 10 रुपया दें। तो इस तरह से आप उन्हें मुखिया यानी कि मालिक समझें। तो सूर्य भी क्या करता है? जितने भी ग्रह हैं उनका भोजन क्या है? प्रकाश। भोजन उनका ग्रह का क्या है? प्रकाश है और उष्मा है। ग्रह का भोजन आप मान लो ऐसा, ये नहीं कह रहा हूँ कि वही भोजन है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ग्रह का भोजन क्या है? प्रकाश और उष्मा। तो ये जो है पूरे ग्रह को कौन देता है? सूर्य ही देता है। और ये सबसे ठीक केंद्र में भी स्थित है सूर्य। तो प्रकाश और उष्मा जब सारे ग्रह को देगा तो मुखिया कौन मानेगा? कौन होगा मुखिया? सूर्य ही होगा। तो ये समझे, पहली कारण ये हो गया ऐसे याद करने के लिए। और दूसरा कारण एकदम रटने वाला सिस्टम कि सूर्य जो है वो सौर मंडल के सबसे ठीक बीचों बीच है। तो अब आपको मैं सूर्य के बारे में भी बताता हूँ, ये समझे। यहाँ ये सूर्य, ये केंद्र में मैं आपको बता दिया कि केंद्र में स्थित है। अब देखें कि इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। आपको मैं बताया था कि प्रकाश, उष्मा और सब को व्यवस्थित रखता है। जैसे कोई भोजन पानी दे के व्यवस्थित रखता है, वैसे ही ये सारे ग्रहों को अपने खिंचाव बल के कारण व्यवस्थित रखता है, सब को बांधे रखता है एक दूसरे से। और इनके पास प्रकाश और उष्मा का एकमात्र स्रोत है। आप देख लें, सूर्य के पास सौरमंडल के लिए प्रकाश और उष्मा का एकमात्र स्रोत हैं। अब आप विशेष लाइन पे ध्यान ना दें, जो मैं बता रहा हूँ उस पे ध्यान दें, और जो मैं समझा रहा हूँ वो समझें। अब देखें, सूर्य पृथ्वी के लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूर है। सूर्य और पृथ्वी से बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। इतना आपको ये भी आई है, ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे। जितनी डाटा मैं बता रहा हूँ ज्योग्राफी में आपको याद रखने पड़ेंगे। सूर्य और पृथ्वी से बीच की दूरी, सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी या पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। अब आपको यहाँ पे ऊपर में 8 ग्रह की चर्चा आई थी खगोलीय पिंड में। तो 8 ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। आप हिंदी के हो तो आप ऐसे यूरेनस और नेपच्यून कर सकते हो।
लेकिन अगर आप मेरे भाषा में याद करो तो ये वाली जो ट्रिक है ना, ये कोई काम नहीं देगा, आप भूला जाओगे। एक कहावत है ना, रटंत त भूलंत न, भूलंत त आवंत न, वो वाली कहानी हो जाएगी आपसे परीक्षा में। तो आप वो ना करें, आप सीधा रटें। क्या? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, सीधा आप इतना रटें। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, इतनी स्पीड में आपको याद होनी चाहिए। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, इतना आपको स्पीड होनी चाहिए, तब आप पास करोगे और अच्छे नंबर से पास करोगे। तो आप सूर्य के बारे में क्या क्या जाने कि प्रकाश ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, सौरमंडल के केंद्र में है, सौरमंडल का मुखिया है, ये सब को खिंचाव बल के कारण बांधे रखता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। अब आप ग्रह कितने होते हैं आपसे पूछ देगा कि ग्रह कितने हैं, तो ग्रह 8 हैं, ये भी आप ध्यान रखना। इस 8 ग्रह का नाम यहाँ से, ये वाली 8 ग्रह का नाम आपको याद रखना होगा, ये पूरी 8 ग्रह का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब आप आगे देखें, इसमें शब्द की उत्पत्ति मैं फिर आपको दिखाता हूँ। इसमें मैं एक शब्द लिखता हूँ GEO, पूरा बताऊंगा तो दिक्कत हो जाएगा, और GEO से मैं ऐसे 3 शब्द लगाता हूँ। एक शब्द में लॉजी, एक शब्द में मेट्री, ये मेट्री लिखा हूँ, एक शब्द में मेट्री, और एक शब्द में आइडिया, आइड। अब आप इस तीनों शब्द के मतलब पढ़ें कैसे होता है। GEE है ये, GEO, इसका मतलब क्या होता है, पेन चेंज करते हैं, ये ब्लू कर लिया। ये लॉजी, जियोलॉजी हो गया, जियोमेट्री हो गया, और जियो आइडियल्स हो गया। तो जियो आइडियल्स में क्या होती है, पृथ्वी के आकार के अनुरूप, पृथ्वी के आकार का अनुरूप अध्ययन करते हैं। इसमें पृथ्वी के आकार अनुरूप अध्ययन करते हैं। यहाँ आप देखो, पृथ्वी के आकार के अनुरूप अध्ययन करते हैं। और जियोमेट्री में क्या हो गया, पृथ्वी का मापन होता है, ठीक है। और जियोलॉजी में क्या हो गया, पृथ्वी का अध्ययन हो गया। तो इतना मैं बड़ा लिखा हूँ, अब आप ये देख लें। और जियोग्राफी, जियोग्राफी मतलब क्या होता है, ये दोनों ग्रीक शब्द हैं, और ग्राफी का मतलब होता है, ग्राफी का अर्थ है लिखना, यानी कि पृथ्वी पर लिखना या पृथ्वी के संबंध में लिखना। इतना आप देखें। अब आप देखोगे कि इसमें एक शब्द, यहाँ पे आप सिर्फ कक्षा को देखो, कक्षा, कक्षा समझे। तो ये कक्षा क्लास वाली कक्षा नहीं है कि कक्षा 6, कक्षा 5, कक्षा 7, ऐसे नहीं होती है। ये कक्षा उसे कहेंगे, इस कक्षा का परिभाषा वो होती है कि जो सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ग्रह किसका चक्कर लगाएंगे, तारा का, और तारा कौन है, सूर्य। और सारे सूर्य को चक्कर कैसे लगा रहे हैं, एक कक्षा में, और सबकी रास्ता बनी हुई है। और वो रास्ता कैसे बनी हुई है, दीर्घ वृत्ताकार में, ये दीर्घ वृत्ताकार। और ये दीर्घ वृत्ताकार कैसी होती है, तो सेम जस्ट अंडा साइज, एग साइज, ऐसे दीर्घ वृत्ताकार का मैं एक चित्र ऐसे, ये देखो ऐसे दीर्घ वृत्ताकार कैसे होगी, ऐसे, ये दीर्घ वृत्ताकार है ऐसे। और यहाँ पे सूर्य पड़ा हुआ है ऐसे, ये सूर्य है। और इस पे जो चक्कर कैसे लगाएंगे सारे ग्रह, मान लो पृथ्वी को मैं दिखाता हूँ, पृथ्वी ऐसे ऐसे लट्टू के जैसा ऐसे ऐसे नाचते नाचते जा रहा है, ये सूर्य का चक्कर लगा रहा है ऐसे ऐसे। ये पृथ्वी चक्कर लगा रहा है किसका, सूर्य का, ऐसे लट्टू के जैसा। देखो आप, ये लट्टू के जैसा लगा रहा है। तो इस कक्षा को क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, कक्षा, ठीक है, कक्षा कहेंगे। और बुध जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक है। बुध क्या है, सूर्य के सबसे नज़दीक है। आप दो चीज़ में कन्फ्यूज़न मत होना। अभी मैं आपको क्या बताया था कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन है, सूर्य। पृथ्वी से ना सबसे नज़दीक तारा सूर्य है, लेकिन बुध क्या है, सूर्य के सबसे नज़दीकी है। बुध क्या है, सूर्य के सबसे नज़दीक है। और अपनी कक्षा, ये जो कक्षा मैं आपको दिखाया था उसे पूरा करने में कितना दिन लगता है बुध को, 88 दिन। ये सब याद करना, ठीक है। अब आप 8 ग्रह में देखे थे, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो बुध के बाद कौन है, बुध शुक्र। तो शुक्र को आप देखो, अब शुक्र को पृथ्वी का
जुड़वा ग्रह माना जाता है। ये आप समझे, शुक्र को क्या कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। अब जुड़वा ग्रह के मतलब क्या हो गया, आप जुड़वा ग्रह को छोड़ दो, अभी जुड़वा भाई को मान लो आप। जुड़वा भाई का मतलब क्या है कि लगभग सेम चेहरा, लगभग सेम आवाज़, लगभग सेम शरीर, समझे, लगभग सेम फीलिंग। तो जुड़वा ग्रह भी कैसे हो गया कि पृथ्वी और शुक्र दोनों में लगभग की समानता है, दोनों की आकार, दोनों की आकृति, ये सब या तो पृथ्वी सूर्य के समान है या शुक्र जो है वो पृथ्वी के समान है। इतना समझे। तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं, इतना समझे। अब सबसे एक बुध के बारे में मैं और बताता हूँ कि बुध जो है, ये बुध यहाँ पे सबसे ज़्यादा तापांतर पाया जाता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा तापांतर कहाँ पाया जाता है, बुध के पास। क्यों, क्योंकि सूर्य के सबसे नज़दीक है। तो क्या होगा कि दिन में जो होगी वो पूरा गर्मी, पूरा, और रात में पूरी ठंड, एकदम बर्फ़ जम जाएगी। तो तापांतर वही हुआ ना कि रात में जो हो गई -400 डिग्री ऐसे सेल्सियस और दिन में +400 डिग्री सेल्सियस। तो ये तापांतर हो गए। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या आप जानते में देख लें पहले, फिर मैं ये वाली आपको बताऊंगा। तो आप देखें कि खगोल शास्त्री एक हैं, कोई खगोल शास्त्री हैं, आप अभी नाम ना जाने। ये खगोल शास्त्री कौन है, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो हैं खगोल शास्त्री, वो भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने, आर्यभट्ट ने क्या कहा कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं, जिसे मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, अभी से नहीं, जब से क्लास चालू किया हूँ तभी से। और इस बात को आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्य को जानने में, खोजने में लगे हैं। तो ये जो हैं आर्यभट्ट, वो बहुत काबिल आदमी थे। तो अब आपको मैं प्लूटो, आप सीधा प्लूटो के बारे में समझें। ये प्लूटो क्या थी, पहले एक ग्रह थी, लेकिन क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन 2006 में एक बैठक हुई, और उस बैठक में क्या हुआ कि प्लूटो को बौना ग्रह कह दिया गया। अब इसे बौना ग्रह क्यों कहा गया भाई प्लूटो को, क्योंकि ये जो है एक दूसरे के रास्ते में आते थे। जैसे मैं अभी यहाँ पे एक सूर्य बनाता हूँ, ये सूर्य है, देखो ऐसे में मान लो आप ये कि सूर्य है, ये पीला कर दिया, और ये दीर्घवृत्ताकार मैं कक्षा बना दिया, और कक्षा को पथ भी कहेंगे। और एक ये पृथ्वी ऐसे ऐसे, इसमें कलर फिर में चेंज, ये पृथ्वी है, पृथ्वी ऐसे ऐसे लट्टू की तरह ऐसे ऐसे सूर्य को घूम रही है, सूर्य को घूमी। अब यहाँ पे मान लो मैं एक और दीर्घवृत्ता पथ बनाता हूँ, एक दीर्घवृत्ता पथ मैं रेड से बना दूँ, ये रही दीर्घवृत्ता पथ ऐसे, ठीक है। तो ये जो दीर्घवृत्ता पथ मैं बनाया हूँ वो प्लूटो को बनाया हूँ। तो प्लूटो क्या करता है इसमें, प्लूटो देखो यहाँ पे इसकी कक्षा को काट रहा है, सूर्य पृथ्वी की जो कक्षा है उसको प्लूटो ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, और पृथ्वी की कक्षा के बीच में आ जा रहा है ऐसे ऐसे करके। तो इसी के कारण से ये कक्षा को जब काट रहा था तो इसे बौना ग्रह कह दिया गया। आगे अब देखते हैं। अब आपको पृथ्वी के बारे में जानना होगा। आप बुध शुक्र के बारे में जाने, बुध शुक्र मंगल के बारे में तो आप अभी जाने नहीं हैं, आपको बाद में बताया जाएगा। इस चैप्टर में जो भी बताया है उसी को मैं बताऊंगा। अब इसमें आप देखेंगे कि पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी तीसरा ग्रह है। तीसरा ग्रह कैसे है ये आपको याद करना पड़ेगा। आप हाथ पे जोड़ो, बुध शुक्र मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। तो बुध के बाद क्या आएगी, बुध के बाद आएगी शुक्र, और शुक्र के बाद क्या आएगी पृथ्वी। तो पृथ्वी कैसा है, तीसरा, और आकार में कैसा है, पांचवा, ठीक है। और इसकी आकार कैसी है, जब आकार में ये पांचवा है तो इसके आकार की नाम तो कुछ होगी, पृथ्वी के आकार की भी तो कुछ नाम होगी। तो पृथ्वी के आकार का नाम है भू आभा। आप इतना ध्यान रखना, पृथ्वी के आकार का क्या नाम है, भू आभा। अब आप पृथ्वी को जो देख रहे हो, जिस पे हम लोग रहते हैं, उसे अगर हम अंतरिक्ष से देखें पृथ्वी को तो कौन रंग के दिखाई देगा,
नीले रंग की। पृथ्वी को अगर अंतरिक्ष से देखें तो कैसी दिखाई देगी? नीले रंग की। अब ऐसे थोड़ी है कि पृथ्वी को नीला रंग से देख लेंगे ऊपर से, कुछ ना कुछ तो कारण रही होगी। तो पृथ्वी की जितनी क्षेत्रफल है उस पे 2/3 सतह क्या है? पानी की है। 2/3 यानी कि 2/3 भाग जो है वो पृथ्वी पर पानी है, यानी कि समुद्र, महासागर, सागर, नदी, तालाब, झील, झरना, पहाड़ आदि की पानी जो है वो 2/3 भाग है। इतना कौन है? पृथ्वी पर पानी है। अब तब जब ये पानी की वजह से ऊपर से नीला दिखाई देता है तो इसे नीला ग्रह भी कह देंगे। तो पृथ्वी को एक और नाम क्या है? पृथ्वी का एक और नाम क्या है? यहाँ पृथ्वी का एक और नाम क्या है? नीला ग्रह। समझे? और पृथ्वी पर कितनी पानी है? 2/3। ठीक है। पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखने पे कैसा प्रतीत होता है? नीला। इतना आप समझ लिए पृथ्वी के बारे में। अब आप देखें यहाँ पे, जब सूर्य के पास अपनी प्रकाश है तो पृथ्वी पर प्रकाश जो आ रही है उस प्रकाश को पहुँचने में कुछ ना कुछ समय लगता होगा। तो उस समय को क्या हम तुलना कर रहे हैं? प्रकाश की गति 8 मिनट समय लगती है। ठीक है। पृथ्वी पर आने में उस प्रकाश को कितना समय लगता है? 8 मिनट। आप मोटा मोटी याद रखो, ऐसे 8 मिनट शायद 15 सेकंड, ऐसे 8 मिनट इसमें दिया हुआ है। जब 8 मिनट आने में समय लग रहा है, मान लो आप यहाँ से दिल्ली से आप जयपुर जा रहे हो, तो दिल्ली से जयपुर जाने में आपको 3 घंटे की टाइम लगी बाई 4 आपको 3 घंटे की जो टाइम लगी, तो चलने की भी तो आपकी गति होगी। तो प्रकाश की भी एक गति है। तो प्रकाश की कितनी गति है? ये आप यहाँ पे देख लो, ये प्रकाश की गति है इतने किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो अब आपको आगे ले चलते हैं। इसमें आप देखेंगे ये रोचक तथ्य आपको याद करने वाले रहेंगे, और ये कॉर्नर वाले, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो 1969 आप बस इतना ही याद रखना, नील आर्मस्ट्रॉन्ग क्या किए थे कि चंद्रमा पर गए थे। और चंद्रमा क्या है? पृथ्वी की उपग्रह है। ये जो चंद्रमा है वो क्या है? पृथ्वी के उपग्रह हैं। देखें ये यहीं पे लिखा हुआ है। और अगर चंद्रमा की जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। पृथ्वी के व्यास का 1/4। अब आप व्यास समझो पहले। ये मैं वृत्त लिया, ये वृत्त एक मैं ये ले लिया, एक वृत्त मैं ये ले लिया। अब इसकी जो व्यास होगी चंद्रमा की, ये देखो ये चंद्रमा है, तो ये मैं ऐसे कर दिया और ये मैं ऐसे कर दिया, ये वाली। तो यहाँ से अब दूसरा कलर लेना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी हुई ये व्यास हुई, और इसकी ये व्यास हो गई चंद्रमा की। तो कह क्या रहा है यहाँ पे कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, यानी कि चंद्रमा इतनी छोटी है। तो देखो मैं इसको 4 भाग में बांटता हूँ। ये 4 भाग में मैं चंद्रमा के व्यास को बांट दिया। तो इतना ही बस चंद्रमा है। चंद्रमा की व्यास कितनी है? इतनी। और पृथ्वी की व्यास इतनी 3 गुनी बड़ी है। तो आप समझे। अब जब दूरी 3 किलोमीटर आप देखें कि सूर्य 3 करोड़ किलोमीटर देखे ना सूर्य और पृथ्वी से, तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की भी दूरी देखोगे आप, तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी जो है वो 3,84,400 किलोमीटर दूर है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी देख लिए आप, 3,84,400 किलोमीटर। अब कुछ यहाँ पे उपग्रह की परिभाषा ये है, आप देखो ये वाली उपग्रह की परिभाषा है कि जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये मैं आपको बता दिया था। अब कुछ मानव निर्मित उपग्रह हैं। देखें ये मानव निर्मित जो उपग्रह हैं इसे आप याद रखेंगे, और ये भारतीय उपग्रह हैं। इसे क्या कहेंगे? इनसेट एक है, एक IRS है और एक एडुसेट है। तो आप इनसेट और एडुसेट पूछ देगा कि इनसेट और एडुसेट क्या हैं, और नीचे दे देगा मानव निर्मित उपग्रह, ग्रह, तारा, ऐसे करके। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आपको इतना याद रखना पड़ेगा।
अब आप चंद्रमा के बारे में देख रहे हो कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना दिन लगाती है, 27 दिन। और पृथ्वी सूर्य को एक चक्कर, ये जो 365 दिन ये एक आप देखते हो या 366 दिन, ये क्यों होता है? क्योंकि सूर्य के चक्कर लगाने में पृथ्वी को इतना दिन लगता है एक कक्षा पूरा करने में। तो चंद्रमा को एक कक्षा पूरा करने में पृथ्वी का कितना दिन लग रहा है? 27 दिन। समझे? अब आप देखोगे कि लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करती है। अपने अक्ष पर, जैसे लट्टू कैसे घूमता है, लट्टू जो घूमता है, ये जो लट्टू घूमती है वो अपने अक्ष पे तो ही घूमती है। बता रही थी कि चंद्रमा जो है वो अपने अक्ष पे भी घूमती है। तो आप देखेंगे कि लट्टू को मैं यहाँ पे एक इमेज लाया हूँ, ये लट्टू आप यहाँ पे देखो, ऐसे ये लट्टू ही है। तो यहाँ पे जो ये घूम रही है ना, ये घूमते 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 ऐसे ऐसे आगे बढ़ती है, तो यही अपने अक्ष पे घूमती है। तो ये लट्टू की इमेज में ला के आपको दिखाया कि ये ऐसे, अब चंद्रमा जो है वो अपने अक्ष पे ऐसे 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 घूमते 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 ये पूरे पृथ्वी के चक्कर को पूरा करेगी। तो ये ऐसे ऐसे भी घूम रही है और ये अपने अक्ष पे ऐसे ऐसे भी घूम रही है। तो जस्ट लाइक अ लट्टू घूर्णन दिशा। तो आप आगे देखें, अब तो देखें ये क्षुद्र ग्रह, इस क्षुद्र ग्रह को देखें। क्षुद्र ग्रह को मैं आपको बताया था कि सौर मंडल में खगोलीय पिंड में कौन कौन आएंगे? ग्रह, तारा, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो अब आप इसमें देखें कि क्षुद्र ग्रह में कि ये असंख्य छोटे कैसे होते हैं क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों एवं उपसर्गों के अतिरिक्त, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ऐसे छोटे छोटे भी पिंड रहते हैं। मैं एक वीडियो भी दिखाऊंगा आपको अभी कि ये क्षुद्र ग्रह कैसे होते हैं। ये इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिनकी गिनती न तो तारा में हुई, ना ग्रह में हुई, ना उपग्रह में हुई। वो जो सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं उसे क्या कहेंगे? क्षुद्र ग्रह। अब ये क्षुद्र ग्रह रहते कहाँ हैं? तो ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। तो आप मंगल और बृहस्पति की कक्षा को मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये क्षुद्र ग्रह कहाँ है? क्षुद्र ग्रह पेटी लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं आप, ये क्षुद्र ग्रह पेटी। और इधर कौन सी ग्रह है? ये मंगल। और ये कौन है? बृहस्पति। तो आप ध्यान रखेंगे, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में कौन पेटी है? क्षुद्र ग्रह पेटी है। ठीक है, तो आपको मैं इतना दिखाया। अब ये कौन है? क्षुद्र ग्रह के ही भाग, जो ग्रह क्षुद्र ग्रह हैं वो ग्रह के ही भाग हैं, कोई विस्फोट के कारण टूट के अलग हो गए होंगे। अब उल्कापिंड, आप उल्कापिंड को देखें यहाँ पे, ये उल्कापिंड, पेन चेंज करता हूँ यार, ये उल्कापिंड को आप देखें, ये क्षुद्र ग्रह की इमेज है, आप देख सकते हैं कैसे टुकड़े पड़े हैं। अब उल्कापिंड जो हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्कापिंड कहते हैं। अब आप देखेंगे असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, असंख्य छोटे पिंड। और क्षुद्र ग्रह से भी जो छोटा है उसे हम लोग उल्कापिंड कहेंगे। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्कापिंड, आप देख रहे हो, यानी कि क्षुद्र ग्रह से भी छोटा है उल्कापिंड। अब ये जो उल्कापिंड है वो कभी कभी पृथ्वी को इतनी नज़दीक आ जाता है, क्योंकि पथ कैसी है, पृथ्वी के नज़दीक क्यों आएगा? क्योंकि पथ जो है दीर्घ वृत्ताकार है, ऐसे है, वृत्त के जैसा ऐसा तो है नहीं कि जो भी इसमें चल रहे हैं। पथ कैसा है? दीर्घ वृत्ताकार है। तो कभी यहाँ सट जाएगा, कभी यहाँ सट जाएगा, तो क्या होगा? पृथ्वी और पिंड के बीच में जो घर्षण होगी उसके कारण क्या हो जाएगा? गर्म होकर वो जल जाएगा। तो पृथ्वी और बीच में कैसी, पृथ्वी से टकरा जाएगा? नहीं, उसकी वायुमंडल से, उनके प्रकाश से, उनके हवा से टकरा के क्या हो जाएगी? जल जाएगी। और जलने पे कैसा महसूस होगा? दिखाई देगा पृथ्वी पर रहने वाले लोग को कि लगा कि वहाँ पे प्रकाश, चमकदार प्रकाश, जैसे आप कभी कभी बिजली कड़कते आप देखते हो।
तो कहते हो ना कि अरे लो दो बादल आपस में टकरा गया, तो ये उल्का पिंड होते हैं। ऐसे बादल आपस में नहीं टकराते। तो ये उल्का पिंड आपने देखा। आप गिन के बता दो इस फोटो में कि कितनी तारा है। आप तारा को गिन सकते हो? नहीं। तो ये जो असंख्य तारों का समूह जो है ना, असंख्य तारों के समूह को क्या कहेंगे? आकाश गंगा। ये आकाश गंगा। और हमारी भी एक आकाश गंगा कौन है? मिल्की वे। और मिल्की वे को हिंदी में क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला। ये दुग्ध मेखला हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? दुग्ध मेखला। और आकाश गंगा में कैसी होती है? बहुत सारी ताराओं का समूह होता है, लाखों तारों का समूह होता है। ठीक है। अब देखो कि आकाश गंगा का निर्माण कैसे हुआ। आकाश गंगाएं मिलकर किसकी निर्माण करेगी? ब्रह्मांड का। आप ये भी देख लो। अब मैं आपको एक फिगर से दिखाता हूँ। ये देखें, ये पृथ्वी को आप मान लो लट्टू की नोक जो अक्ष पे अपने घूम रही थी, और उसके बाद क्या आएगी? हम लोग जिस पे रहते हैं वो क्या है? पृथ्वी है। ये देखो, हम लोग जिस पे रह रहे हैं वो क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी के ऊपर सौरमंडल, सौरमंडल के बाद क्या आएगी? आकाशगंगा, आकाशगंगा के बाद ब्रह्मांड। यानी कि सबसे बड़ा कौन है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड से छोटा कौन है? आकाशगंगा। आकाशगंगा से छोटा कौन है? सौरमंडल। सौरमंडल से छोटा कौन है? पृथ्वी। तो इस टाइप में आप आओगे। मतलब एक बाल्टी में बाल्टी, सबसे बड़ा बाल्टी कौन? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड बाल्टी में आकाशगंगा रखा जाएगी। तो ऑटोमेटिक है, सौरमंडल पृथ्वी रखा जाएगी और आकाशगंगा में सौरमंडल रखा जाएगी। सौरमंडल की बाल्टी रखा जाएगी किस में? आकाशगंगा वाली बाल्टी में। और आकाशगंगा वाला बाल्टी ब्रह्मांड में। और पृथ्वी की जो बाल्टी है वो सौरमंडल में आ जाएगी। इस टाइप में है। तो मैं आपको कुछ वीडियो, शॉर्ट्स वीडियो में आपको छोटी सी वीडियो एक दिखाता हूँ कि कैसे चक्कर लगाते हैं, कैसे घूमते हैं और कौन उल्का पिंड है। उल्का पिंड जो है वो चक्कर या जो भी होती है, कैसे हमारी सौरल सिस्टम है, सौरमंडल है, ये सारी आप देख रहे हो। ये पूरी ग्रह की है, ये सब ग्रह हैं। ये देखो बृहस्पति, शनि और अरुण में जो ये छल्ले लगे होते हैं, यहाँ पे छल्ले भी मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये देखो सूर्य से प्रकाश और उष्मा आ रही है और ये सारे लोग चमक रहे हैं। ये टोटल चीज़ आपको चमकती दिखाई दे रही है, आपको मैं जो बताया था। अब ये देखो कैसे घूमते हैं, ये सारी चीज़ को आप देखो। ये देखो, ये यहाँ पे मैं अब आपको घुमा के दिखाता हूँ। ये देखो, ये घूम रहे हैं पूरे। ये देखो, ये पूरे घूमे। ये देखो, ये क्या है? ये जो है, ये सूर्य कैसे धधक रहा है अपनी प्रकाश और उष्मा से। मैं आपको सूर्य को दिखाता हूँ। ये देखिए, अपनी प्रकाश और उष्मा से धधक रहा है। ये आप देखें। अब आप देखेंगे कि ये मैं जो वीडियो चला रहा हूँ, ये वाली वीडियो, ये जो है वो पेटी है, क्षुद्र पेटी, क्षुद्र ग्रह की पेटी कैसे कैसे हो रही है आप देखेंगे। ये देखिए, घूम रही है साथ में। ये देखिए,